Good morning, students. Now, in the chapter of solution, after the ideal and non-ideal solution, our next topic is colligative properties. Okay, and that is a very important topic, colligative properties. Its name is colligative properties. Properties of solution which depends on the number of solute particle, not on the nature of solute. Okay, that means those properties which are not depend on the nature of solute, that means solute is acidic, basic, or any which its properties not depends on its nature. Properties which are depends on the number of solute particle, what is the amount of solute, okay, in gram. So those properties of solution which depends on the number of solute particles, not on their nature, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. अब देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, या इनके हम इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स हैं. टोटल 4 प्रॉपर्टीज आर देयर. फर्स्ट वन इज relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. These 4 properties are related to the colligative properties which are depends on the number of solute particles. कि solution को जब आपने बनाया तो उसमें कितना solute मिलाया, क्या मिलाया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. आपने कितना मिलाया, इट्स अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना. इन 4 में से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यू नो वेरी वेल द वर्ड ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स इंक्रीजिंग. इंक्रीज होना, राइज होना, बढ़ना, आगे आना. ठीक है. इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है. आपके मन में जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन चल रही है वो यहाँ लिखी हुई नहीं है. ठीक है. देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज defined as the temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. आपके दिमाग में क्या चल रही थी कि the boiling point of a liquid is defined as the temperature at which any liquid boils. ये आपके मन में चल रही थी कि कोई भी टेम्परेचर जिसमें वाटर बॉयल होता है या लिक्विड बॉयल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. बट इट्स एक्चुअल एंड राइट डेफिनेशन इज at the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है. वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो वाटर जो है, वो लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है. इसको थोड़ा सा अपन यहाँ समझते हैं. आपके पास में बीकर में वाटर प्रेजेंट है, आपने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया है, हीट करना स्टार्ट किया. अब जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. ठीक है. लेकिन एयर का जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ऊपर से पड़ने वाले एयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर और वाटर का जो अपना जो वेपर प्रेशर है, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, और वो टेम्परेचर होता है आपके 100 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर 100 पे बॉईल क्यों हुआ, क्योंकि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो और ऊपर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो गए हैं, इसलिए वाटर 100 पे बॉईल हुआ है. ऐसे ही दूसरे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं. तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूँ. देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो ये है, इसके अंदर ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है. ठीक है. यहाँ आपके है टेम्परेचर इस तरफ और ये है वेपर प्रेशर. ठीक है. अब आप उसको समझना. देखो, आपको हमारे पास में 2 चीज़ें हैं. एक हमारे पास में सॉल्वेंट है, ओके, ये हमारे पास में सॉल्वेंट है, और ये आपके पास में सॉल्यूशन है. सॉल्वेंट मतलब जो बिल्कुल प्योर है, जस्ट लाइक H2O. आपने सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को आप कर रहे हो, हीट कर रहे हो. जैसे अगर आपके पास में 100 ml वाटर है जो बिल्कुल प्योर है, जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं. ठीक है. एक आपके पास में क्या है, सॉल्यूशन है. कि जैसे अगर आपने वाटर के अंदर शुगर मिला रखी है, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये वाला शुगर सॉल्यूशन है. ठीक है. आपने दोनों को एक साथ बॉईल करना स्टार्ट किया. पहले कौन बॉईल होगा, इन दोनों में सबसे पहले कौन बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा. क्या प्योर सॉल्वेंट बॉईल होना स्टार्ट होगा या सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट होगा, वो अपन देखते हैं. देखो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जैसे जैसे अपन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है. देखो, इनका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है. ठीक है. जैसे जैसे अपन बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, इनका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है. दोनों को एक साथ बढ़ रहा है. ठीक है. अब और बढ़ाया हमने, टेम्परेचर बढ़ाया. ये एक ऐसा पॉइंट है सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, जिस पे सॉल्वेंट बॉईल होना स्टार्ट हो गया है. हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm रखा हुआ है जो हम चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. दोनों के लिए सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को जैसे जैसे हमने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया,
ओके, एट दिस पॉइंट सॉल्यूशन गेट्स बॉयल, सॉल्यूशन इस पॉइंट पे बॉयल होने लग गया है, जिसको हमने नाम दिया टी नॉट बी। हम यहाँ नीचे लेके आए इसको, तो हमने इसको क्या नाम दिया, टी नॉट बी। बी का मतलब बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पर सॉल्वेंट बॉयल हुआ है, तो हम टी नॉट लगाएंगे। ये जो नॉट लग रहा है ना ऊपर, ये प्योर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, अभी तक देखो सॉल्यूशन बॉयल नहीं हुआ है, सॉल्यूशन का हमने टेम्परेचर और इंक्रीज किया, तो इस पॉइंट पे आके सॉल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। इसको हमने नेम दिया टी बी। प्योर के लिए तो था, प्योर के सॉल्वेंट के लिए था टेम्परेचर टी नॉट बी, और सॉल्यूशन के लिए टी बी। मतलब आपने टेम्परेचर इतना और बढ़ाया, ठीक है, इतना टेम्परेचर आपने और बढ़ाया, तब जाके सॉल्यूशन बॉयल हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, टी बी और टी नॉट बी के जो बीच का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डेल टी बी। डेल टी बी। आप लोग जब ये ग्राफ बनाओगे अपनी कॉपी में नोट्स बनाते समय, तो ये जो डेल टी बी लिखा हुआ है, इस डेल टी बी से आपको एक एरो निकालना है और यहाँ लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, भूलना मत, इसमें लिखा हुआ नहीं है। डेल टी बी से एक एरो निकालना है, यहाँ लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, टी बी और टी नॉट बी के बीच का डिफरेंस है। प्योर सॉल्वेंट जिस पे बॉयल हुआ है वो टी नॉट बी, सॉल्यूशन जिस पे बॉयल हुआ है वो टी बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया। सपोज आपने वाटर लिया, अब ठीक है, वाटर लिया, तो वाटर को आपने हीट किया दोनों को, तो वाटर यहाँ पे आके हीट हो गया, बॉयल हो गया, तो वाटर का तो टी नॉट बी क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए टी नॉट बी हो गया 100। हमेशा ध्यान रखना टी नॉट बी वो प्योर का ही होगा, है ना। और फिर आपने वाटर के अंदर शुगर सॉल्यूशन लिया या सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, वो बॉयल हुआ, वो होगा क्या, टी बी। सपोज वो हो गया 100.5 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा नहीं होगा कि वो 101 102 पे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ समझते हैं, देखो, इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टी बी एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज टी नॉट बी, देन, ये मैंने आपको समझा दिया, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल टी बी इक्वल टू टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। ज़्यादा कौन है इसमें, टी बी है, तो डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ये आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है। अच्छा, एक बात और समझा देता हूँ आपको मैं, ये जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के 4 पॉइंट लिखे हैं, इन चारों पॉइंट में आप जो सॉल्यूट मिला रहे हो ना, ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए आप जो सॉल्यूट मिला रहे हो, इन चारों के लिए अपन को एम बी फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपने सॉल्यूट मिलाया, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है वो अपन फाइंड आउट करेंगे इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसका न्यूमेरिकल भी बनता है। आगे देखो अब आप, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल टी बी का मतलब ये वाला डेल टी बी, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये बढ़ता जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा। कब, जब आपने मोलर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे आप, मतलब कि जो सॉल्यूट मिला रहे हो ना ऊपर से, वो बढ़ा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आप, ज़्यादा सॉल्यूट मिला दोगे उसमें आप, तो डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम, तो ये आपके पास आएगा डेल टी बी इक्वल टू के बी एम। के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और स्मॉल एम जो है वो क्या है, मोलैलिटी, है ना। तो डेल टी बी इक्वल टू के बी एम हो जाएगा ये आपके, है ना। अब आप आगे देखो, एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी है। हमें पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी इज दिस वन, ओके। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, इस मोलैलिटी एम के फॉर्मूले को हमको पुट करना है इस फॉर्मूले में, डेल टी बी इक्वल टू के बी, और एम की जगह पे अपन को ये रखना है, तो हमने एम की जगह पे इसको रखा, देखो डेल टी बी इक्वल टू के बी यहाँ रखा, और फाइनली हमने क्या निकाल दिया, M2 निकाल दिया, है ना। M2 कहें, देखो यहाँ पर M1 जो होता है ना M2 ये सॉल्यूट का मोलर मास है, जो हम ऊपर से सॉल्यूट डाल रहे हैं। किसी किसी बुक में M2 की जगह MB भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना आप। तो M1 तो किसके लिए, या MA किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और MB या M2 सॉल्यूट के लिए। तो आपको फाइनल जो फॉर्मूला लर्न रखना है ना, याद रखना है, वो ये वाला है, M2 इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल टी बी इंटू W1। ये कहाँ से आया, जब आपने M का फॉर्मूला रखा यहाँ पर, मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पुट किया तो आया, ठीक है। अब देखो आप इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ये बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है ना। इसका मतलब ये हो गया, प्योर का है ना, तो टी नॉट बी हो गया, ये हो गया आपके टी नॉट बी। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब सॉल्यूट आ गया ना, तो ये 1.80 क्या हो गया, W1 हो गया ये आपके लिए, है ना, सॉरी W2 हो गया ये आपके लिए, है ना। W2 सॉल्यूट का मास दे दिया आपको ये।
इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया 1.8 kg, ये हो गया W1 आपके लिए, 90 ग्राम बेंजीन 1 W1 हो गया। तो ऐसा करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कितना हो गया, 354.11 केल्विन, ये हो गया TB। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब देखो आप कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वही आपको ये M2 निकालना है ना, M2 आपको फाइंड आउट करना है। सबकी वैल्यू आपको पता लग गई है M2 के। अब देखो KB जो होगा ना, ये वाला KB वाला जो पार्ट है, ये KB, ये हर सॉल्यूट के लिए अलग अलग होता है और न्यूमेरिकल में वो गिवन होगा, उसकी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, वो हमेशा गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक हो, ये देखो ये लिखा हुआ है KB फॉर द बेंजीन इज 2.53, बस आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है यहाँ पर। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था, M2 इक्वल टू दिस वन, KB की वैल्यू दे रखी है 1000 आपको रखना है, W2 1.8 ग्राम हो गया, W1 हो गया 90 ग्राम, डेल TB आपको निकालना है इसके अंदर। तो डेल TB कैसे निकालोगे आप, TB में से T नोट भी माइनस कर दो, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था उसमें से बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो, ये आपने माइनस कर दिया तो 0.88 केल्विन आ गया। तो इसको यहाँ पे रखा तो आंसर आ गया M2 का 58 ग्राम पर मोल। ओके, ये वो सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो आपने 1.8 ग्राम लिया था, वो आपने मिक्स किया है ना, वो सॉल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ आ गया ये। तो क्या लिखा हुआ इसमें देखो आप, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज M2 इक्वल टू 58। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को, अब देखो यहाँ तो क्या M2 पूछा है, मान लो उसके अंदर कुछ और पूछ ले, W1 पूछ ले, W2 पूछ ले, तो M2 की वैल्यू गिवन होगी। इस हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आपके आता है नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। ठीक है, पहले आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था कुछ भी सॉलिड पार्ट मिलाने पर, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे होगा देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस स्टेट बिकम इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो सॉलिड की और लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है वो अगर सेम हो जाते हैं तो इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए इसका ये ग्राफ आ रहा है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में सेम वही जो ऊपर आया था, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दो ले रहे हैं। एक तो आपने सॉल्वेंट लिया प्योर, जैसे H2O ले लिया आपने प्योर सॉल्वेंट जो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, एक आपने वाटर के अंदर कुछ मिला रखा है उसका सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको आपको फ्रीज करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को ध्यान से समझना आप, मैं दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ एक साथ, है ना, दोनों हमने सेम अमाउंट पे लिए 100 ml 50 ml जो भी लिया है। अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये देखो जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है दोनों का। ये ए पॉइंट ऐसा आया जिसपे वाटर फ्रीज हो गया। ठीक है, तो फ्रीज होने, जैसे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट ए पॉइंट पे आके फ्रीज हो गया, हम टेम्परेचर कम करते गए तो ए पॉइंट पे आके सॉल्वेंट फ्रीज हो गया है, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन फ्रीज नहीं हुआ है। तो सॉल्यूशन अगर ये वाटर है तो इसका T0F मतलब फ्रीजिंग, ऊपर आ रहा था T0B, ये हो जाएगा इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अभी तक सॉल्यूशन फ्रीज नहीं हुआ है, आपने टेम्परेचर को और कम किया और कम करते गए, सी पॉइंट पे आके सॉल्यूशन भी फ्रीज हो गया। अब सॉल्यूशन थोड़ी देर से फ्रीज हुआ है और कम किया टेम्परेचर तब जाके फ्रीज हुआ है, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा TF। प्योर सॉल्वेंट का तो था T0F और जो सॉल्यूशन है उसका TF है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल रहा है वो था डेल TF, ऊपर निकला था डेल TB, ये निकलेगा डेल TF। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से आपको एरो निकालना है और यहाँ लिखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो ग्राफ थे, ठीक है, एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का और एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो सॉल्वेंट क्या होगा, पहले जमेगा, सॉल्यूशन थोड़ा देर से जाके जमेगा, या फिर माइनस में आपको टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा तब जाके सॉल्यूशन जमेगा। अब ये डिपेंड ये करता है कि आपने उसमें सॉल्यूट कितना मिला रखा है। सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो उसमें सॉल्यूट ज़्यादा मिला रखा होगा तो ये डेल TB का डिफरेंस और ज़्यादा आ जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, इसमें बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपने डेल TF मिलाया, वो सॉल्यूट को क्वांटिटी M की क्वांटिटी को आपने बढ़ाया, मोलिलिटी बढ़ाई, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो इसमें डेल TF इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि आपने ऊपर क्या लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यहाँ हम लिखेंगे डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ इसके अंदर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज T0F एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TF। ये तो आपको पता लग गया है। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकला, डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF। इस बार T0F पहले आएगा क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है,
है ना। TF तो माइनस में जा रहा है वाटर के केस में, ये हमने ऊपर पढ़ा था। डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के बी के एफ एम। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, यहाँ पर लिखना भूल गए तो आपको यहाँ इसके नीचे लिखना है, इस लाइन के नीचे लिखना डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, ये लिखना है आपको, जैसे आपने ऊपर लिखा था वैसे ही। अब m की वैल्यू क्या होती है, मोलरिटी है, उस पूरे को हम यहाँ लिखेंगे तो मैंने यहाँ डायरेक्ट बता रखा है m2 का मान। m2 की वैल्यू कितनी निकल रही है, kf इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल टी एफ इंटू W1। दोनों के अंदर ऊपर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में और फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में, दोनों में m2 की जो ये फार्मूला है वो सेम है। डिफरेंस आ रहा है, यहाँ kf की जगह वहाँ था kb, यहाँ डेल टी एफ की जगह पे था डेल टी बी, बस ये डिफरेंस आ रहा है और दोनों में कुछ सेम है। तो यहाँ भी आपने क्या फाइंड आउट किया, m2 फाइंड आउट किया है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि प्योर जो सॉल्वेंट होता है वो पहले ही बॉयल होता है और पहले ही जमता है। सॉल्यूशन जो होता है वो थोड़ा देर से बॉयल होता है और देर से जमता है, ये आप ध्यान रखना बात को। इसका एक देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी हम देखते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी दिस वन, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.68 केल्विन आ रहा है, मतलब कि इसमें 0.68 केल्विन जो आंसर दे रखा है ना, ये दे रखा है आपके डेल टी एफ की वैल्यू दे दी। किसकी वैल्यू दे दी, डेल टी एफ, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था ना वो निकाल के दे रखा है। हमने ऊपर तो फाइंड आउट किया था माइनस करके, ठीक है, वो इतना दे रखा है। ऑन डिजॉल्विंग 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर इन 1000 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, तो ये तो हो गया आपके W2 और ये हो जाएगा W1। नेफ्थलीन तो सॉल्वेंट है ज़्यादा अमाउंट में इसलिए, और फिर 25.6 ग्राम क्या है, सल्फर है, ये हो जाएगा आपके W2, ठीक है। डिटरमाइन दी मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फर, ओ इसमें थोड़ा अलग पैटर्न निकल रहा है। डिटरमाइन दी मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर का आपको मॉलिकुलर मास निकालना है, फॉर्मूला मास निकालना है, ठीक है। के एफ दे रखा है इसके लिए, नेफ्थलीन का 6.8, ये मैंने आपको बताया था। के बी की वैल्यू और के एफ की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, ये आपको लर्न नहीं करनी, क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो m2 का फॉर्मूला क्या था, ये m2 का फॉर्मूला था, m2 इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब देखो आप के एफ दे रखा 6.8, डेल टी एफ 0.68 केल्विन निकला हुआ है, W2 आपके सामने था 25.6, W1 1000 था और ये इंटू 1000 से मल्टीप्लाई किया, पूरे को सॉल्व किया तो m2 आया 256 ग्राम पर मोल। कितना आया m2 की वैल्यू, 256 ग्राम पर मोल। हमें सल्फर का मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है, ये तो मॉलिकुलर मास निकालना है। मान लो अगर यही पूछते कि मॉलिकुलर मास बताओ तो ये आंसर हो जाता। हमें निकालना है उसका मॉलिकुलर फार्मूला। देखो सल्फर जो होता है ना वो दो फॉर्म में मिलता है, S6 और S8 फॉर्म में। ये सल्फर के फॉर्म है, जैसे फॉस्फोरस का होता है ना P4, ऐसे S6 और S8 सल्फर की फॉर्म्स होती हैं। अब ये S6 वाला है कि S8 वाला, ये हमको देखना है। तो हमने इसको क्या मान लिया, SX मान लिया। तो मॉलिकुलर मास इक्वल टू X इंटू 32 कहाँ से आया, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। तो इसको हमने जब वैल्यू में पुट किया तो x इक्वल टू आ गया 256/32। 256 कहाँ से आया, ऊपर अभी आंसर निकला 256, तो s इक्वल टू 8 आ गया। तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, S8 वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दैट इज अ एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। नाउ थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डाउन होना, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। किसके इक्वल है वो, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। किसके मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शो किया जाता है इससे, P0A माइनस पी ए अपॉन P0A, ये अपने राउल्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर आया था। P0A माइनस पी ए अपॉन P0A, ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब XA। किसी किसी बुक में यहाँ पे X1 भी लिखा हुआ है, क्योंकि 1A और 1 का मतलब सॉल्यूट और B और 2 का मतलब सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो देखो क्या हो गया, P0A इक्वल टू P0A माइनस पी अपॉन P0A इक्वल टू XA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, A के मोल अपॉन B और A के मोल दोनों एक साथ। तो XB की वैल्यू ये निकल रही है, Na मतलब मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। अगर आपको यहाँ पर किसके मोल निकालने होते, अच्छा आपने यहाँ पर XB रखा हुआ है, सॉरी एक बार फिर से समझना,
यहाँ से मैं आपको फिर से समझाता हूँ। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी है। एक्स बी का मतलब सॉल्यूट के मोल या फिर एक्स वन, और एक्स ए और सॉरी फिर से रॉन्ग हो गया ये, एक्स बी या फिर एक्स टू ये सॉल्यूट के लिए, और एक्स ए और या फिर एक्स वन ये है सॉल्वेंट के लिए। तो अभी अपन ने ऊपर क्या कहा कि मोल नॉन वॉटर सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मतलब हो गया एक्स बी। हाँ, अब स्थिति क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो आपके, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ये तो हो गया रिलेटिव इन लोअर वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्स बी हो गया। ठीक है, अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। नोट्स जब बनाओगे आप तो उसमें इस स्थान पर एन बी करना, एन बी, क्योंकि आपको मोल्स ऑफ क्या निकालने हैं, सॉल्यूट निकालना है। तो एन ए गलत लिखा हुआ है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होगा। अगर यहाँ एन ए होता तो एन ए ऊपर आता, एक्स ए होता तो एन ए ऊपर आता। अब देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपके क्या है, एन बी है, यहाँ आपके एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इन सबके वैल्यू रखो। एन बी का मतलब बी के मोल, तो बी के मोल मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, फिर ए के मोल डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, फिर आप इस बी के मोल प्लस करके तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये आपने इन सब की वैल्यू पुट की। मोल को पहले ये जो फ्रैक्शन था मोल फ्रैक्शन को आपने मोल में बदल दिया, और मोल को भी फिर वेट में बदल दिया आपने। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, ये वाला सारी वैल्यू जो आपने थी वो यहाँ पुट की एक्स बी के अंदर, तो ये वाला आंसर आ गया, ये आ गया। अब देखो आप फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास में सपोज 1000 लीटर पानी है ना, 1000 लीटर वाटर है आपके पास में, और इसमें आपने 5 ml सॉल्यूट मिला रखा है। कितना ml? 5 ml। बहुत नेग्लेजिबल है ये, जिसको हम काउंट नहीं भी करें तो चल जाएगा, इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, जो आपने सॉल्यूट लिया है ना उसकी कंसनट्रेशन को बहुत नेग्लेजिबल मानना पड़ेगा, तो उसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज़ वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो आपको यहाँ से इस वैल्यू को हटाना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को आपने हटा दिया वहाँ से, तो पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सॉल्यूशन से आपने इसको हटा दिया है, इसको। ठीक है, सॉल्यूशन से आपने इसको, क्यों सॉल्यूशन ऊपर तो सॉल्यूट वाला है, ये तो प्योर सॉल्यूट के लिए, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें ये पूरा सॉल्यूशन आएगा, ए और बी का मोल आएगा, इस ए और बी के मोल में से आपने बी के मोल को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वो बहुत लेस है इसलिए। अब देखो पी नोट ए ये वैल्यू आ गई, अब हमने इससे एम बी फाइंड आउट कर लिया, ये आपने एम बी फाइंड आउट कर लिया। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से भी आपने फाइनली क्या फाइंड आउट किया है, एम बी फाइंड आउट किया है। ध्यान रखना नोट्स बनाते समय आपको इस जगह एन बी लिखना होगा, एन ए की जगह पे एन बी कर देना। और जब वैल्यू बहुत ये जो एन बी की वैल्यू है ना, एन बी सॉल्यूशन बनाते समय ये बहुत डाइल्यूट करेंगे, तो इसकी वैल्यू को आपको हटा देना पड़ेगा सॉल्यूशन से, केवल ओनली फ्रॉम सॉल्यूशन नॉट फ्रॉम सॉल्यूट। ठीक है, ये आपके हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो इसका एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ गिवन टेम्परेचर इज दिस वन। ठीक है, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेपर प्रेशर दे दिया, 0.5 ग्राम सॉल्यूट दे दिया, 39 ग्राम बेंजीन दे दी। दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको M2 फाइंड आउट करना है या MB फाइंड आउट करना है। तो देखो आप MB इक्वल टू, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था आपने, W भी दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है बेंजीन का 78, हम ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन हमको C6H6 से निकालना पड़ेगा। 39 इसका वेट दे दिया, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन ये दे रखा है, प्योर बेंजीन का और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का ये दे रखा है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में आंसर आ रहा है 170 ग्राम। सो दैट 170 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो आपने ऊपर से सॉल्यूट मिलाया है ना, उसका ये कौन सा है हमें वो मतलब नहीं है, कितना मिलाया है वो 170 ग्राम आपने मिलाया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए। ठीक है, यस, नाउ अवर नेक्स्ट एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रोसेस ऑफ पासिंग solvent molecules from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis. So before osmotic pressure, what do you mean by osmosis?
सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। दी पासिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। पासिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये ऑस्मोसिस है। एक होता है आपका डिफ्यूज़न, क्या किसी की कोई स्टूडेंट अगर कोई भी पार्टी में परफ्यूम लगा के आया तो पूरी पार्टी में उसकी खुशबू फैल गई, वो डिफ्यूज़न है। ओके, इन डिफ्यूज़न देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट इन ऑस्मोसिस मस्ट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? Osmotic pressure may be defined as the excess pressure that must be applied to the solution side to prevent the passage of solvent molecule through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो इसको मैंने बनाया, देखो यहाँ मैंने सेमी परमिएबल, ये जो मैंने लगाई ना, ये है आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझो इसको आप, ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या है। ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा रखी है। ठीक है, ये वाली जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये मैंने बीच में लगा रखी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इस तरफ तो आपके क्या है, सॉल्वेंट प्योर, और ये है आपके सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। अब किस तरफ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जहाँ वो प्योर होगा उधर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन साइड में आना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, सॉल्यूशन इधर आएंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस तरफ, ये तो हो गया ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन साइड आएंगे, ये हो गया ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अगर आपने सपोज यहाँ पर सॉल्यूशन साइड में एक प्रेशर क्रिएट किया, पिस्टन लगा के आपने यहाँ सॉल्यूशन साइड प्रेशर क्रिएट किया है ना, ऐसे आपने प्रेशर लगाया, कितना लगाया, इतना ही प्रेशर लगाया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो इधर आ रहे थे अब वो इधर आना रुक गए, बंद हो गए। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन साइड आने के प्रोसेस को रोकने के लिए जो आपने एक्सेस लगाया प्रेशर, दैट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल towards solution through permeable membrane, this excess pressure is called osmotic pressure। ठीक है, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ये जो पाई है ना आपके मैथ्स में आता है, इस पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। फर्स्ट क्या है, वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ रूल। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। भाई आपने अगर सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्यूशन की कुछ तो कंसंट्रेशन होगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना ज़्यादा कंसंट्रेट है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन लगाया है तो हमें ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। दिस वन पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी आपके कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन डाइल्यूशन 1 अपॉन वी। सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी। क्या सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है और सॉल्यूशन एक बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो सी इक्वल टू 1 अपॉन वी। तो सी की जगह पर अपने रख दिया 1 अपॉन वी, तो पाई इक्वल टू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी हो गया। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड क्या रूल है, वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ ये क्या कह रहा है, देखो आप, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पाई। अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन के साइड आने से रोकने के। ठीक है, दोनों लॉ को हम कंबाइन कर रहे हैं। ऊपर क्या आया था आपके, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, और सेकंड आया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दोनों को हमने साथ में मिला के लिख दिया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी। ये हो गया आपके पाई इक्वल टू एस टी वी, ऐसे कांस्टेंट है तो पाई भी इक्वल टू एस टी हो गया। एन नंबर ऑफ मोल्स एन के लिए, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये कैसे आया, पाई इक्वल टू एन एस टी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो एस इक्वल टू सॉल्यूशन कांस्टेंट, सो एस को बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, जो यहाँ ऊपर लगाया था आपने इसको हटाने के बाद में, तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू एन आर टी, और
आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट, हम एस की जगह पे आर लगा रहे हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन कांस्टेंट है एस, अगर कोई गैस है तो वो गैस कांस्टेंट हो जाएगा आर, तो पाई इक्वल टू एन आर टी। ये फाइनली पाई वी इक्वल टू एन आर टी सॉल्यूशन फाइनली आपके आंसर निकलता है, पाई इक्वल टू एन आर टी। ये देखो पाई इक्वल टू एन आर टी, तो पाई इक्वल टू एन वी अपॉन आर टी। और एन वी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एन की वैल्यू क्या हो गई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो गया। तो एन की वैल्यू को पाई इक्वल टू एन आर टी, एन वी अपॉन आर टी में आपने एन की वैल्यू रख दी यहाँ पे, देखो ये आपने एन की वैल्यू रख दी, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, आर टी अपॉन वी। इससे अपन ने एम बी फाइंड आउट कर लिया, ये अपन ने इसमें एम बी फाइंड आउट कर लिया। ऐसे बताया था मैंने आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चारों हैं उसमें आपको एम बी फाइंड आउट करना है, या तो एम बी या एम टू फाइंड आउट करना है। तो एम बी इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी, इस फॉर्मूले से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक क्वेश्चन देखो इसका, आप डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है m/10 एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आर की वैल्यू भी दे रखी। तो फॉर्मूला आपने क्या लिखा था ऊपर, पाई इक्वल टू एन वी अपॉन आर टी, ठीक है। एन वी को अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन हुआ। तो कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, m/10 या 1/10। तो ये आपके फॉर्मूला बन जाता है पाई इक्वल टू एन वी अपॉन आर टी से पाई इक्वल टू सी आर टी। तो पाई की वैल्यू, पाई इक्वल टू सी कितनी हो गया, सी दे रखा है m/10 या 1/10, आर की वैल्यू ये गिवन है, और टी टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस को अपन ने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो आपके पाई का आंसर आ रहा है 2.46 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी कि आपने जो यूरिया का सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी रख दी आपने, m/10 रखी। इतने डिग्री सेल्सियस पर m/10 की कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा हमको, जिससे हम ऑस्मोसिस के प्रेशर को, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सकें। तो वो प्रेशर कितना लगाया आपने, 2.46 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आपने इतना प्रेशर आपने एक्स्ट्रा क्रिएट किया सॉल्यूशन साइड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये सॉल्यूशन साइड आपने इतना प्रेशर क्रिएट किया, 2.46 प्रेशर आपने क्रिएट किया। तो इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की साइड में आने से रुक गए, ठीक है। जब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी, m/10 थी, और टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन टेम्परेचर था। तो दैट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके।